वाला हूं, दैट इज द पर यूनिट सिस्टम। तो आज हम कहां से शुरू करने वाले हैं? पर यूनिट सिस्टम से। पर यूनिट सिस्टम से, क्योंकि देखो पर यूनिट सिस्टम एक ऐसा बेसिक है जो आपका मशीन और पावर सिस्टम दोनों में हेल्प आउट करता है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंगल फेज सिस्टम की, या पहले अगर बेसिक से बात करें कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। मेरे भाई पर यूनिट सिस्टम क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी क्वांटिटी एज अ रेशियो ऑफ अ सर्टेन वैल्यू, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है पर यूनिट सिस्टम। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम में कैसे लिखी जाती है कोई भी वैल्यू? हम कहते हैं पर यूनिट वैल्यू इज योर एक्चुअल वैल्यू ओवर बेस वैल्यू। ओवर बेस वैल्यू। बेस वैल्यू एक रेफरेंस वैल्यू है जिसकी मदद से आप किसी भी वैल्यू को पर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हो। नीतीश मेरे भाई 5 स्टूडेंट तुम्हें कम से कम आंसर कर चुके हैं कि पावर सिस्टम मंडे से फ्राइडे शाम 7 बजे चलता है। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सी लैंग्वेज में टाइमिंग समझ आएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, अब सिंगल फेज सिस्टम में आते हैं। देखो अपने पास होती है 4 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी 4 होती हैं? वोल्टेज, करंट, इंपीडेंस और पावर। ये 4 क्वांटिटीज को हमें पर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये 4 क्वांटिटीज के लिए क्या चाहिए आपको? बेस वैल्यू। ये चारों के लिए क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए, और उससे इनको कन्वर्ट किया जाएगा पर यूनिट में। तो पर यूनिट के लिए 4 बेस वैल्यूज चाहिए, वी बेस, आई बेस, एस बेस एंड जेड बेस। ठीक है, और ये चारों सिर्फ नंबर्स हैं, ये चीज ध्यान रखो, ये चारों सिर्फ नंबर्स हैं। दे डोंट हैव एनी एंगल, इनका कोई एंगल नहीं होता। ये प्योरली स्केलर वैल्यूज हैं, ये प्योरली स्केलर वैल्यूज हैं। और मेरे भाई जल्दी से लाइक बटन दबा दो, अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होता है, इसमें से 2 क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। इसमें से 2 इंडिपेंडेंट होती हैं और बाकी दोनों क्वांटिटी उन 2 क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि ज्यादातर मशीन्स के अंदर मेरे भाई ज्यादातर एस बेस यानी एपरेंट पावर और वी बेस ये चीजें मेंशन्ड होती हैं, ये चीजें गिवन होती हैं। और अगर आपको एपरेंट पावर के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना, तो मेरे दूसरे चैनल पे चले जाना, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, वहां पूरा रियल रिएक्टिव एपरेंट खोल के रख दिया है लिटरली, एक बार पढ़ के देखना। तो अब हम क्या कहते हैं कि जेड बेस क्या होता है? इट इज वी बेस ओवर आई बेस। और आई बेस क्या होता है? देखो एपरेंट पावर होती है वी आई। ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये आरएमएस वैल्यूज हैं। वी और आई दोनों आरएमएस हैं। तो एस तो होता है वी आरएमएस, आई आरएमएस। तो आई आरएमएस ये आ गया, जिसका मतलब है जेड बेस क्या आ गया? अगर आई बेस की वैल्यू डाल दोगे तो वी बेस स्क्वायर बाय एस बेस। अब आपको जो क्वांटिटी पर यूनिट में कन्वर्ट करनी है उसी के बेस से उसे डिवाइड कर देना। जैसे मान लो आपको वोल्टेज कन्वर्ट करना है पीयू में, तो आप क्या कर दोगे? वोल्टेज बाय वी बेस। करंट कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, तो आई बाय आई बेस। लेकिन ये ध्यान रखना है डिनोमिनेटर जस्ट जो है क्या है? ये एक स्केलर नंबर है, जबकि इनका जो न्यूमरेटर है ना, दैट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर और दैट कैन बी अ फेजर। न्यूमरेटर में फेजर हो सकता है मेरे भाई, लेकिन ये जो बेस वैल्यूज है ना, ये सारी बेस वैल्यू प्योरली स्केलर हैं। ठीक है, ये प्योरली स्केलर हैं बेस वैल्यूज, बट इनका न्यूमरेटर कैन बी अ फेजर और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप एसपीयू की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, तो न्यूमरेटर में तो P प्लस JQ आ जाता है, लेकिन नीचे आता है एस बेस, यानी P के लिए भी एस बेस यूज होगा और Q के लिए भी एस बेस यूज होगा। सेम वे में इंपिडेंस में R प्लस JX बाय एस बेस, यानी सॉरी जेड बेस,
यानी R के लिए भी Z बेस और X के लिए भी Z बेस। तो यहां पे सीख हमें ये मिलती है, किसी भी क्वांटिटी के रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए बेस अलग अलग डिफाइंड नहीं होता, बेस एक ही होता है। भले ही क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का बेस सेम आता है। तो दैट इज फॉर द सिंगल फेज सिस्टम। बहुत इजी सी चीज है, चार बेस वैल्यूज निकाल लो, चार बेस वैल्यूज निकाल लो और फिर उन चार बेस वैल्यूज से बार बार डिवाइड करके यू कैन कन्वर्ट टू पर यूनिट, यू कैन कन्वर्ट टू पर यूनिट। ठीक है, अब यही काम अगर हमें थ्री फेज पे करना है, जैसे मैंने दिखाया, देखो थ्री फेज जनरेटर है, इससे अलग अलग डिवाइसेस चल रही हैं, सिंगल फेज वाली भी चल रही है बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल और थ्री फेज वाली भी चल रही है, थ्री फेज मोटर। तो ये क्या है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है। अब इसके अंदर बेस वैल्यूज क्या होंगी, इसके अंदर जो बेस वैल्यूज होंगी बंधु, वो सबसे पहली होगी एस बेस, बट ये होगी थ्री फेज की एपरेंट पावर, और दूसरी होगी वी बेस, ये क्या होगी, ये लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होगी। अब यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो आई एल बेस, ये क्या होगा, ये होगा एस बेस बाय √3 वी बेस। समझ गए, √3 VLIL होती है ना एपरेंट पावर, √3 VLIL होती है एपरेंट पावर, तो एस बेस बाय √3 वी बेस। श्वेता बिल्कुल सही बात है, पर यूनिट क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। अब इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए स्टार कनेक्शन की, सबसे पहले अगर बात करें मेरे भाई स्टार कनेक्शन की, तो स्टार कनेक्शन में आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो कि मेरे भाई लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट, तो इनकी बेस वैल्यूज भी सेम होंगी। ठीक है, जो रिलेशन क्वांटिटीज के बीच में होता है वही रिलेशन किसके बीच में होगा, बेस वैल्यूज के। और मेरे भाई जल्दी से सेशन शेयर कर दो, आज अटेंडेंस कम है और मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ाने में। मैं पहले ही बता दूं कि जैसे आप लोग अटेंडेंस नहीं लगाए क्वेश्चन सीरीज वाले इनिशिएटिव में, वो बंद हो गया, तो अब ये क्रैश कोर्स को बंद करने पे मजबूर मत करना। आप लोग नहीं आओगे तो हम लोग वो इनिशिएटिव शट डाउन कर देंगे, सिंपल सी बात है। आप लोगों के लिए चलाते हैं, अगर आप ही लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो चलाने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अब देखो VPH बेस क्या होगा, VL बेस बाय √3, VL बेस बाय √3। जैसा मैंने बताया स्टार कनेक्शन में जो वोल्टेज करंट के रिलेशन है, वही रिलेशन आपके बेस वैल्यूज के अंदर भी यूज हो रहे हैं, वही रिलेशन आपके बेस वैल्यूज में भी यूज होंगे। तो ये मिल गए बेस वैल्यूज। अब देखो Z बेस जब निकालोगे, Z बेस हमेशा निकालना मेरे भाई फेज वोल्टेज और फेज करंट से। हमेशा याद रखो इंपीडेंस हमेशा पर फेज देखी जाती है, इसीलिए फेज वोल्टेज और फेज करंट का यूज करना है। V बेस बाय √3 और I बेस कितना होगा, S बेस बाय √3 V बेस। तो देखो पहले तो ये बात समझो, आपके लाइन और फेज के लिए अलग अलग बेस वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं। और देखो ये वही बात आ गई, ये वही फॉर्मूला आ गया जो सिंगल फेज में आया था। देखो V बेस स्क्वायर बाय S बेस, V बेस स्क्वायर बाय S बेस, और देखो यहां भी यही आ रहा है V बेस स्क्वायर बाय S बेस, V बेस स्क्वायर बाय S बेस। तो स्टार कनेक्शन के अंदर Z बेस की वैल्यू सिंगल फेज वाली वैल्यू आती है, लेकिन यह ध्यान रखना इंपीडेंस थ्री फेज के अंदर हमेशा पर फेज डिफाइंड होता है, पर फेज डिफाइंड होता है। अब देखो इसके बाद अगली बात हम लोग करते हैं डेल्टा कनेक्शन की, डेल्टा कनेक्शन की। ठीक है, अब डेल्टा कनेक्शन में आप क्या जानते हो, आपके पास यहां भी सेम बेस वैल्यूज हैं, S बेस जो कि थ्री फेज की है, जो V बेस जो कि है लाइन टू लाइन RMS। अब डेल्टा में आप ये जानते हो कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होती है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होती है डेल्टा कनेक्शन में। तो ये आ गया V बेस और IL बेस कितना आ गया, S बेस बाय √3 V बेस।
ये IL बेस आ गया और IPH बेस कितना आ गया, IL बेस बाय √3, यानी कि S बेस बाय 3V बेस। ये तो आप जानते हो ना, डेल्टा कनेक्शन में फेज करंट लाइन करंट से 1/√3 टाइम्स होता है। तो Z बेस को आपको पता है VPH बेस बाय IPH बेस करना होता है Z बेस में। VPH बेस तो मेरे भाई V बेस के बराबर ही है, VPH बेस तो V बेस के बराबर ही है, लेकिन IPH बेस कितना है, ये है S बेस बाय 3V बेस। तो 3V बेस स्क्वायर बाय S बेस, ये हो गया Z बेस, 3V बेस स्क्वायर बाय S बेस। तो आपको बस ये पता रखना है मेरे भाई कि बेस वैल्यूज क्या होती हैं, क्योंकि पर यूनिट में तो कुछ भी नहीं है, बेस से डिवाइड कर दोगे पर यूनिट बन जाएगा। अब देखो, आपको अगर बेस बदलना है, बेस क्यों बदला जाता है, ये काम ज्यादातर पावर सिस्टम के अंदर होता है, क्योंकि एक पावर सिस्टम में अलग अलग मशीन कनेक्टेड है, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, बहुत सारी अलग अलग चीजें कनेक्टेड हैं, तो हर एक का बेस अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, इंपीडेंसेस को एक कॉमन बेस पे लेके आते हैं। पावर सिस्टम सिंप्लीफाई करने से पहले, पावर सिस्टम सिंप्लीफाई करने से पहले कॉमन बेस पे लाना जरूरी होता है। तो हम क्या कहते हैं, देखो, एज्यूम पर यूनिट वैल्यू इज गिवन ऑन बेस, कौन सा बेस, V ओल्ड S ओल्ड, और पर यूनिट वैल्यू कितनी है, ZPU ओल्ड। We want to determine per unit value on new base। अब यहां पे ना एक फंडा क्लियर होना जरूरी है मेरे भाई, कि ओमिक वैल्यू हमेशा सेम होती है, ओमिक वैल्यू हमेशा सेम होती है, बस पर यूनिट वैल्यू बदल जाती है, बस पर यूनिट वैल्यू बदल जाती है बेस के साथ, ठीक है। तो न्यू बेस हम कौन सा ले रहे हैं, V न्यू एंड S न्यू। तो अब मैं क्या कहता हूं, देखो, इंपिडेंस को अगर ओम्स में निकालना है तो दैट इज पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होगी, V ओल्ड स्क्वायर बाय S ओल्ड। अब Z पर यूनिट को अगर नए बेस पे लाना है, नए बेस पे लाना है, तो Z ओम बाय Z बेस न्यू करेंगे, Z बेस न्यू करेंगे। Z ओम कितना है मेरे भाई, Z पर यूनिट ओल्ड इनटू V ओल्ड स्क्वायर बाय S ओल्ड, और नया बेस कितना होगा, V न्यू स्क्वायर बाय S न्यू। तो यहां से ना Z पर यूनिट नया वाला आ जाता है। तो आपको तो बस ये फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि ZPU न्यू इक्वल टू ZPU ओल्ड इंटू V ओल्ड बाय V न्यू स्क्वायर इंटू S न्यू बाय S ओल्ड। ओल्ड का मतलब है जिस पे बेस वैल्यू, सॉरी, जिस पे पर यूनिट वैल्यू गिवन हो, जिस पे पर यूनिट वैल्यू गिवन हो मेरे भाई, दैट इज द ओल्ड, और जिस पे निकालनी हो दैट विल बी द न्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओल्ड कौन सी है, जिस पे पर यूनिट वैल्यू गिवन थी। न्यू कौन सी है, जिस पे पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, जिस पे पर यूनिट वैल्यू निकालनी है, दैट इज द न्यू वन। इज दैट ओके? चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से बना दो ये वाला क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 400 केवी का बेस है और ये वोल्टेजेस को मुझे पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। I want to convert to per unit these two voltages
व्हेन द बेस वैल्यू इज 400 केवी। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो, फिर ट्रांसफॉर्मर पे चल रहे हैं। बेसिक हमारा पूरा हो गया है, बेसिक मैंने आपका पूरा करा दिया है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे में सारे प्री रिक्विजिट कवर करा दिए, सारे प्री रिक्विजिट। जल्दी से बताओ। देखें, देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे, वोल्टेज पर यूनिट 420/400 यानी 1.05 pu। दूसरा वोल्टेज पर यूनिट 395 दे रखा है, 395/400 यह आएगा 0.9875। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ गया, डी। आंसर इज वेरी सिंपल, डी। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने निकाला आंसर। चलो भाई अगला क्या बोला है, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस दे रखा है 6 + j80 ओम, एक्सप्रेस इट इन पर यूनिट व्हेन द बेस वैल्यू इज 132 kV एंड 10 MVA। व्हेन द बेस वैल्यू इज 132 kV एंड 10 MVA। चलो मेरे भाई जल्दी से बना दो, मजा आ जाएगा। ये वाला भी पेल दो, फिर ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी बना दो, जल्दी। टाइम अपने पास कम है, काम अपने पास ज्यादा है, और ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन भी पूरा कवर कराऊंगा। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो भी फेजर डायग्राम वगैरह है सब कराऊंगा। इस क्रैश कोर्स में हम गेट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट वे में, थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से। चलो देखा जाए, Z पर यूनिट कितना होगा, Z बेस यानी 6 + j80 डिवाइडेड बाय 132² 10। अब ये कैसे लिख दिया सर आपने, क्योंकि हमें पता है Z बेस क्या लेते हैं, V बेस स्क्वायर बाय S बेस। अब आप कहोगे सर ये कहां था कि ये स्टार है। मेरे भाई ट्रांसमिशन लाइन को हमेशा स्टार की तरह ट्रीट करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां से बी। आंसर आ जाएगा आपका बी। ये बात क्लियर हो गई। तो ट्रांसमिशन लाइन को हमेशा स्टार की तरह ट्रीट करते हैं, और स्टार में बेस इंपीडेंस इज सेम एज द सिंगल फेज सिस्टम वी बेस स्क्वायर बाय एस बेस। ठीक है भाई, खत्म हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपनी पहली यूनिट की तरफ, दैट इज ट्रांसफॉर्मर, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट किया जाए ट्रांसफॉर्मर। मेरे भाई एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, चैट के अंदर यस लिख दो, लेट्स क्रैक इट लिख दो, और लाइक बटन हिट कर देना। लाइक बटन हिट करना मत भूलना, जब जब क्लास में एंट्री लोगे लाइक आपको हिट करना ही करना है, और शेयर भी करते जाना है, और शेयर भी मेरे भाई करते जाना है आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स से। ठीक है, शेयर करते जाना है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। देखो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट भेजती है विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों तरफ 50 हर्ट्ज होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी। अगर प्राइमरी साइड 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड भी क्या होगी, 50 हर्ट्ज। लेकिन दोनों तरफ वोल्टेज और करंट बदल जाते हैं, तो यू शिफ्ट द पावर फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। ये बात याद रखना, बिना फ्रीक्वेंसी बदले आपको पावर भेजनी है एक हिस्से से दूसरे हिस्से के अंदर। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब जहां आप सोर्स लगाओगे, जो वाइंडिंग आपकी सोर्स से पावर लेगी दैट इज प्राइमरी, और जो लोड को पावर देगी दैट इज सेकेंडरी। तो जो वाइंडिंग आपकी सोर्स से पावर लेती है दैट इज प्राइमरी, एंड द वाइंडिंग दैट डिलीवर्स पावर टू द लोड इज द सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होती है मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब होता है प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में फ्लक्स से लिंक्ड होते हैं, आपस में एक मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ क्या फ्लो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। मैग्नेटिक कपलिंग ट्रांसफॉर्मर की सभी मशीन्स के मुकाबले सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है मेरे भाई,
सबसे ज्यादा एफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर देयर इज नो मूविंग पार्ट, इसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, इस कारण से कोई रोटेशनल लॉस भी नहीं है। रोटेशनल लॉस वो होता है जो रोटेशन की वजह से आता है, तो देयर इज नो रोटेशनल लॉस। अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता है वोल्टेज को इंक्रीज, वोल्टेज को इंक्रीज, और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को डिक्रीज, वोल्टेज को डिक्रीज। ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होगा? सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, और स्टेप डाउन में क्या होगा? सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। और मेरे भाई मैं आपको नोट्स दे चुका हूं, मेरे ख्याल से आपने टेलीग्राम चैनल चेक नहीं किया है, शायद आप टेलीग्राम ग्रुप चेक कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट AIR1, वहां नोट्स में डाल चुका हूं कल वाले लेक्चर के, प्लीज चैनल चेक करना, ग्रुप नहीं। ठीक है, चलो, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन हमें क्लियर है। अब देखो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, एक तो वाइंडिंग और एक उसका कोर। जैसे देखो यहां दिखा रखा है, ये वाला जो पोर्शन है ना ग्रे में जो दिखा रखा है, ये वाला जो ग्रे में मैंने दिखा रखा है मेरे भाई, ये वाला पोर्शन, ये सब क्या है? दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये सब कोर है, ये सब कोर है। यानी कोर का मतलब क्या है? इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें से फ्लक्स पास होगा, और उसके दोनों तरफ हमने क्या बना रखी है? कॉइल बना रखी है, या आप कह दो वाइंडिंग बना रखी है, या आप कह दो वाइंडिंग बना रखी है मेरे भाई। तो यहां पे प्राइमरी करंट जा रहा है और यहां से सेकेंडरी करंट लीव कर रहा है। अब ये जो सेकेंडरी करंट लीव कर रहा है, ये किसी लोड को चलाने के काम में आ रहा है, जैसा कि मैंने यहां पे दिखा दिया है बल्ब, कि सेकेंडरी पे मैंने एक बल्ब जोड़ के बल्ब को चला लिया है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की जब कभी बात की जाती है तो दो पार्ट्स की हमेशा बात होगी, कोर और इसकी वाइंडिंग, कोर एंड वाइंडिंग। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पे देखो मैंने दिखाया भी है, प्राइमरी साइड पे हमने ये साइनोसोइडल सप्लाई लगा रखा है। हमने क्या लगाया है? अ साइनोसोइडल सप्लाई। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर वाउंड ऑन द कोर, कोर लिंक्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वाया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो यहां पे हमने दिखा भी रखा है, शायद आपको विजिबल ना हो इतना, ये इस टाइप से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है फाई। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, इसीलिए इसे कहते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। अब जब कोर की बात करोगे, कोर का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करना। मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने के लिए उसकी परमिएबिलिटी होनी चाहिए हाई। परमिएबिलिटी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली रिलक्टेंस लो हो जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस होता है L बाय म्यू ए, L बाय म्यू ए हो जाएगा कम, तो लो रिलक्टेंस। और ज्यादातर इसे बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से, ज्यादातर हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किससे? सिलिकॉन स्टील या CRGO स्टील। और मैंने आपको CRGO स्टील भी लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, लास्ट लेक्चर के अंदर हम CRGO स्टील देख चुके हैं। अब इसके बाद देखो मैग्नेटिक कोर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कोर पढ़ाऊंगा फिर वाइंडिंग। तो कोर के अंदर क्या होता है? पतली पतली लैमिनेशन होती है जिनकी थिकनेस होती है मेरे भाई 0.35 mm, अगर 50 हर्ट्ज के लिए यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर ये थिकनेस क्यों डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे? ऐसा इसलिए मेरे भाई देखो कि एडी करंट लॉस होते हैं पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर BM स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू 6 रो। अब मान लो इसको हमें कांस्टेंट रखना है, अगर इसको हमें कांस्टेंट रखना है तो मैं ये कह दूंगा थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफॉर्मर चलाओगे उतनी कम लैमिनेशन थिकनेस आपको यूज करनी पड़ेगी, और 50 हर्ट्ज पे जनरली यूज करते हैं 0.35 mm। लैमिनेशन क्या होता है? इस तरह की पतली पतली शीट जोड़ के ये पूरा ट्रांसफॉर्मर का कोर बनता है। ऐसा कभी नहीं होता एक पूरा सॉलिड मटेरियल एक क्यूबॉइड हो ना मेरे भाई, एक क्यूबॉइड नहीं होगा, पतली पतली शीट को जोड़ते जोड़ते इसकी थिकनेस बढ़ाते चले जाओगे, दैट इज लैमिनेशन। तो लैमिनेशन इज नथिंग बट अ थिन शीट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अ थिन शीट ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दैट जॉइंस टुगेदर टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और इन लैमिनेशंस के बीच में लगता है इंसुलेशन। इंसुलेशन, इंसुलेशन के एक दो एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, जैसे जापान वार्निश,
जापान वार्निश, ठीक है, चाइना क्ले, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, बट ये पूछा नहीं जाएगा गेट के अंदर, ये सब पूछा नहीं जाता। अब आप कहोगे सर इंसुलेशन क्यों लगा दिया? इंसुलेशन इसलिए लगा दिया ताकि जो भी एडी करंट बनेंगे, जो भी करंट कोर में इंड्यूस होगा, वो एक लैमिनेशन से दूसरी लैमिनेशन तक ना जाने पाए। कोर के अंदर जो भी करंट आएगा, दैट शुड नॉट मूव फ्रॉम वन लैमिनेशन टू द अदर, हेंस दे आर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन, हेंस दे आर सेपरेटेड बाय इंसुलेशन। और ये लैमिनेशंस को टाइटली कसना पड़ता है। टाइटली अगर इनको नहीं स्क्रू करोगे, टाइटली अगर इनको नहीं रिवेट करोगे, तो इनके बीच में आ जाएगा एयर गैप। और आप बहुत अच्छे से जानते हो एयर की परमिएबिलिटी कम होती है तो उसकी रिलक्टेंस ज्यादा होती है। तो हम ये नहीं चाहते मैग्नेटिक मीडियम के अंदर, मैग्नेटिक मीडियम के अंदर हाई रिलक्टेंस आए, कभी भी ऐसा नहीं चाहोगे। जिस रास्ते से फ्लक्स जा रहा है उसमें कभी भी रिलक्टेंस हाई नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, इसीलिए इनको टाइटली रिवेट किया जाता है, इसीलिए इनको टाइटली कसा जाता है, और तब बनता है हमारा मैग्नेटिक मीडियम, मैग्नेटिक कोर। बात क्लियर है? मैग्नेटिक कोर बनता है जब आप रिवेट करते हो टाइटली। और स्टैकिंग फैक्टर और आयरन फैक्टर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइडेड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? नेट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है क्रॉस सेक्शन एरिया जो सिर्फ लैमिनेशन को बिलोंग करता है। क्योंकि देखो फ्लक्स तो लैमिनेशन से जाएगा, इंसुलेशन का काम फ्लक्स ले जाने का नहीं है, फ्लक्स ले जाने का नहीं है। इंसुलेशन का काम क्या है? इंसुलेशन का काम है बस करंट रोकने का। लेकिन टोटल एरिया में तो इंसुलेशन भी काउंट होगी। तो यहां जो ग्रॉस एरिया आता है दैट इज लैमिनेशन प्लस इंसुलेशन। ज्यादातर ये फैक्टर 0.9 होता है, बट रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर गिवन होता है। एग्जाम के अंदर गिवन हो तभी यूज करना। ज्यादातर ये फैक्टर 0.9 होता है, यानी लैमिनेशन एरिया बाय टोटल एरिया। इंसुलेशन कभी भी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, फ्लक्स हमेशा सिर्फ किससे पास करेगा? लैमिनेशन से। अब देखो कोर कितनी तरह के होते हैं? कोर हमेशा दो तरह के होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो इधर। दिस इज कॉल्ड एज द कोर टाइप, दिस इज कॉल्ड एज द कोर टाइप। अब कोर टाइप के अंदर क्या हुआ मेरे भाई? कोर टाइप के अंदर ये बीच में आपका पूरा कोर आ गया, इसके दोनों तरफ क्या आ गई? वाइंडिंग आ गई, इसके दोनों तरफ आ गई आपकी वाइंडिंग। और मेरे भाई इस पूरे कोर के अंदर सेम फ्लक्स आपका फ्लो करेगा कुछ इस टाइप से। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर फ्लक्स, दिस विल बी योर फ्लक्स। ठीक है, अब देखो मेरे भाई इसके अंदर वाइंडिंग कैसे लगाई जाती हैं। वाइंडिंग कुछ ऐसी होती है कि अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है और बाहर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वाइंडिंग जब आप लगाओगे तो आपको इंसुलेशन देना पड़ेगा। इंसुलेशन क्यों देना पड़ेगा? ताकि वाइंडिंग कोर में जाके टच ना हो जाए। We don't want winding to come in contact with the core. We never want winding to come in contact with the core. इसलिए इंसुलेशन देते हैं। और मैंने आपको बताया था इंसुलेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर आप वोल्टेज कम वाली कॉइल अंदर रखोगे तो अंदर इंसुलेशन भी कम लगेगा। अगर वाइंडिंग कम वोल्टेज वाली है तो इंसुलेशन भी कम है। दूसरा रीजन होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग पे हम टैपिंग देना चाहते हैं। टैपिंग क्यों देते हैं? ताकि एक ही वाइंडिंग से अलग अलग वोल्टेजेस जनरेट कर पाए, उसके लिए भी एचवी वाइंडिंग को बाहर रखना जरूरी है। तो दो रीजन हुए, टू रिड्यूस द इंसुलेशन, सेकेंड टू प्रोवाइड टैप्स ऑन द एचवी वाइंडिंग साइड। अब ये है दूसरा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। दिस वन इज कॉल्ड एज शेल टाइप। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये जो बीच वाली लिंब है, इस लिंब को आप कहते हो सेंट्रल लिंब। सेंट्रल लिंब पे वाइंडिंग होती है और बाहर वाली लिंब जो है, बाहर वाली जो लिंब है वो खाली रहती है। इसका मतलब वाइंडिंग अंदर, कोर बाहर, इधर कोर अंदर, वाइंडिंग बाहर। तो इसीलिए हम इसके अंदर कह देते हैं कोर टाइप में वाइंडिंग इज सराउंडिंग द कोर, और शेल टाइप में कह देते हैं कोर इज सराउंडिंग द वाइंडिंग।
वाइंडिंग सराउंड्स द कोर एंड कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, ये हम लोग कह देते हैं इन केस ऑफ कोर टाइप एंड दी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब कोर टाइप के अंदर जहां एक के अंदर एक वाइंडिंग है, तो इस तरह की वाइंडिंग को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। जहां एक वाइंडिंग के अंदर दूसरी वाइंडिंग आ जाए, दैट इज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और जहां एक के बीच में दूसरी आ जाए, एक्चुअल में ना यहां वाइंडिंग ऐसे होती है, ये LV, बीच वाली HV, फिर नीचे वाली फिर से LV। इसे कहते हैं सैंडविच कॉइल। क्या कहते हैं? सैंडविच कॉइल। सैंडविच क्यों? HV को आपने सैंडविच कर दिया है, HV को आपने सैंडविच कर दिया है LV के बीच में, HV को आपने सैंडविच कर दिया है LV के बीच में, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल। सैंडविच टाइप ऑफ कॉइल। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्शन अगर बात करें, कोर टाइप का आसान है शेल टाइप के मुकाबले। कोर टाइप का कंस्ट्रक्शन हमेशा शेल टाइप से आसान होता है। कोर टाइप के अंदर लेस मैकेनिकल सपोर्ट है। क्यों? भारी भारी वाइंडिंग बाहर है और जिसे टिकना है जो कि है कोर, कोर बीच में है। लेकिन शेल में चारों तरफ कोर ही कोर है, शेल में चारों तरफ कोर ही कोर है, तो इसीलिए इट हैज मोर मैकेनिकल सपोर्ट, मोर मैकेनिकल सपोर्ट। कोर टाइप के अंदर रिपेयरिंग इजी है, रिपेयरिंग इजी है क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग बाहर है। शेल टाइप में रिपेयरिंग डिफिकल्ट है क्योंकि वाइंडिंग अंदर है, वाइंडिंग अंदर है। कोर टाइप के अंदर ज्यादा लीकेज होता है, तो आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में ज्यादा लीकेज होता है और यहां लेस लीकेज होता है ड्यू टू सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। सैंडविच का मतलब है जब ऊपर नीचे दोनों वाइंडिंग कनेक्टेड हैं तो कम से कम फ्लक्स लीक होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स कॉमन होगा। इसमें वाइंडिंग बाहर है तो कूलिंग आउटसाइड, कूलिंग इजी है क्योंकि वाइंडिंग हीट पैदा करेगी और वाइंडिंग बाहर खुले में डली है तो वो हीट जो है रिलीज हो जाएगी, हीट जो है रिलीज हो जाएगी। और इधर लेस कूलिंग होगा क्योंकि यहां वाइंडिंग है इनसाइड। श्वेता, कोर हमेशा लैमिनेटेड होगा, कोर टाइप हो या शेल टाइप। कोर टाइप का यूज होता है हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशन में, शेल टाइप का यूज होता है लो वोल्टेज लो पावर एप्लीकेशन में। इसके अलावा कोर टाइप में लेस इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग दोनों तरफ डिवाइडेड है। वाइंडिंग अगर दोनों तरफ डिवाइडेड है मेरे भाई, तो आधे आधे टर्न्स लगाओगे, यानी 100 टर्न है तो 50 लेफ्ट वाले लेग पे लगाओगे और 50 राइट वाले पे। अब जब वोल्टेज, जब टर्न्स कम हो गए तो वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई तो इंसुलेशन कम हो गया। दोबारा समझो, कोर टाइप में आपने टर्न्स दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, यहां भी LV-HV लगाया आपने, यहां भी LV-HV लगाया और राइट में भी लगाया। तो यहां पे अगर LV के मान लो टोटल 100 टर्न्स थे तो 50 इधर गए 50 इधर गए। टर्न्स कम होने से वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई तो इंसुलेशन भी कम रिक्वायर्ड है। इसके अंदर इंसुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसके अंदर कॉपर ज्यादा लगता है। कॉपर क्यों ज्यादा लगता है भैया? जब एक वाइंडिंग के बाहर दूसरी वाइंडिंग लगाओगे तो इसमें तार ज्यादा घुमाना पड़ेगा, या ये कह दो कि सरकमफेरेंस बढ़ गया। भाई जब एक वाइंडिंग अंदर है, इसके ऊपर दूसरी लपेट रहे हो, तो ये जो बाहर वाली वाइंडिंग है इसका सरकमफेरेंस ज्यादा है तो कॉपर वायर ज्यादा लगेगी, तो इसीलिए इसमें मोर कॉपर रिक्वायर्ड, इधर लेस कॉपर रिक्वायर्ड। और ये तो मैंने आपको बताया, यहां वाइंडिंग बाहर है कोर के और यहां कोर बाहर है वाइंडिंग के, कोर बाहर है वाइंडिंग के। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में आप देखो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर रखा जाता है। छोटे ट्रांसफॉर्मर्स का एरिया इज ऑलवेज टेकन एज रेक्टेंगुलर। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मर बड़ा होने लगता है, यानी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग जब बड़ी लेते हो, तो वहां पे प्रेफर किया जाता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आप कहोगे सर सर्कुलर क्यों प्रेफर करें? क्योंकि वहां कोर मटेरियल कम लगेगा मेरे भाई, वहां कॉपर मटेरियल भी कम लगेगा, वहां कॉस्ट कम हो गई क्योंकि कोर और कॉपर कम है, और मेरे भाई रिड्यूस हो गया कॉपर लॉस, रिड्यूस हो गया कॉपर लॉस। ठीक है, लेक्चर पीछे करके देख लो, लैमिनेशन का क्या नाम है बता चुका हूं। ठीक है, लैमिनेशन तो CRGO की बनेगी, इंसुलेशन भी मैं नाम बता चुका हूं। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई, जब आप सर्कल लेते हो तो सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस कम आती है, इसकी सरकमफेरेंस कम आती है। जब सरकमफेरेंस कम आएगी तो इसके चारों तरफ जो वाइंडिंग लपेटी जाएगी
उसमें वायर भी कम यूज होगा। अगर इसकी सरकमफेरेंस कम है, इसकी सरकमफेरेंस अगर कम है, तो इसके चारों तरफ जो वायर लपेटोगे उस वायर की सरकमफेरेंस भी कम होगी और वायर कम होगा, इसीलिए कॉपर रिक्वायर्ड कम हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर ये सर्कुलर ले लिया तो इसके अंदर आपको जो लैमिनेशन बनानी पड़ेगी, सब लैमिनेशन अलग अलग साइज की बनेंगी, जो कि कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। सारी लैमिनेशन अलग अलग साइज की नहीं बना सकते, इसीलिए सर्कुलर ना बना के हम बनाते हैं क्रूसीफॉर्म कोर। क्रूसीफॉर्म कोर, यह है आपका क्रूसीफॉर्म कोर। क्रूसीफॉर्म कोर होता है स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड का क्या मतलब है? एक रेक्टेंगल ना बना के पॉलीगन बनाया जाए और वो पॉलीगन सर्कल के करीब हो। जितना आप सर्कल के क्लोज चले गए उतना बढ़िया है। रेक्टेंगल मत यूज करो, रेक्टेंगल मत यूज करो मेरे भाई। उसकी जगह क्या कर लो, देखो जैसे सर्कल चाहिए था ना, सर्कल में आप रेक्टेंगल ना फिट करके आप क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लो। समझ आ रही है बात? क्रूसीफॉर्म कोर का मतलब ये होता है। देखो सोच के, ठीक है। तो रेदर देन रेक्टेंगल लिया जाए, रेक्टेंगल लिया जाए, उसकी जगह क्रूसीफॉर्म लिया जाए। क्रूसीफॉर्म के अंदर लैमिनेशन दो तरह की लगेंगी, इधर छोटी लैमिनेशन और इधर मेरे भाई बड़ी लैमिनेशन। इधर बड़ी बड़ी लैमिनेशन आ गई, तो इसको कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोर। सर्कुलर में तो सारी लैमिनेशन अलग अलग साइज की थी, यहां दो ही साइज की लैमिनेशन बनेंगी, जो कि प्रैक्टिकली फीजेबल भी है। इसको टू स्टेप्ड कोर भी बोलते हैं। दो स्टेप क्यों? क्योंकि दो साइजेस आ रहे हैं कोर के अंदर, एक छोटा एक बड़ा। आप चाहो तो 3 स्टेप भी बना सकते हो, 4 स्टेप भी बना सकते हो। जितने नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते जाओगे उतना ये सर्कल के करीब होता जाएगा। जितना ये सर्कल को क्लोजली अप्रोक्सीमेट करेगा उतना हमारे लिए बेहतर है। सर्कल तो बेस्ट है, लेकिन सर्कल नहीं बना सकते, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप होंगे सर्कल के क्लोज जाएगा। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप बनाने में आपके लैमिनेशन के साइजेस भी अलग अलग यूज हो जाएंगे, तो उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ज्यादातर दो ही स्टेप का यूज किया जाता है, दैट इज द क्रूसीफॉर्म कोर। ठीक है भाई। अब आते हैं वाइंडिंग पे। मैंने आपको बताया जब एक वाइंडिंग के बाहर दूसरी वाइंडिंग होती है, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। और ये कहां पे यूज होती है? ये यूज होती है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर। दिस इज यूज्ड इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। और जब एलवी के बीच में एचवी आ जाए तो दैट इज सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। इट इज यूज्ड इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। और फायदा क्या है इसका सैंडविच का? यहां पे लेस लीकेज होता है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, यहां पे मोर लीकेज, ठीक है, ज्यादा लीकेज फ्लक्स आता है। अब मैंने ये भी बता दिया एलवी को अंदर क्यों रखते हैं। एलवी को अंदर क्यों रखते हैं? ताकि इंसुलेशन कम यूज करना पड़े, क्योंकि वाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन दोगे, इंसुलेशन हमेशा वोल्टेज से डिसाइड होता है। तो अगर अंदर कम वोल्टेज है तो अंदर इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आगे आ जाते हैं इंसुलेशन एंड बुशिंग। ऑयल ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल होता है दैट इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर एज वेल एज अ कूलेंट। इंसुलेटर और कूलेंट की तरह यूज होता है। विजिबल नहीं है मेरे भाई, रुक जाओ, ऐसे मैं बना देता हूं। एलवी एचवी तो मार्क्ड दिख रहा है ना? ठीक, इस टाइप से, जैसे डबल टिक्की टाइप बर्गर हो गया ये, तो इसको बोलेंगे सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग। मेरे भाई इंसुलेशन हर एक टर्न को अलग से नहीं देते। मान लो ये मेरा कोर है, मान लो ये वाला पेन मेरा कोर है, ये दिख रहा है, ये पेन एक कोर है। इसके चारों तरफ पहले ऐसे इंसुलेशन लगा दो, जैसे इसको आपने ऐसे इंसुलेशन से कवर कर दिया। अब इसके चारों तरफ आप वाइंडिंग लपेट दो। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग का तरीका, कि पहले कोर आएगा, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन आ गया, उसके ऊपर वाइंडिंग आ गई। अलग अलग टर्न को इंसुलेशन थोड़ी ना दिया जाएगा,
एक बार इंसुलेटर लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो मैं बता रहा था ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है दैट इज यूज एज अ इंसुलेटर एज वेल एज अ कूलेंट। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर जो बुशिंग होती है, बुशिंग इसे कहते हैं, ये जो टायर से लगे दिख रहे हैं ना, डिस्क लग रही है, ये बुशिंग होती है। इसका काम क्या होता है, देखो कि यहां से ट्रांसमिशन लाइन जाएंगी, यहां से ट्रांसमिशन लाइन जाएगी और नीचे है ये अपना ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कभी हाई वोल्टेज आ जाए, कभी अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो सर्ज यहां से होते हुए ऐसे पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, दैट सर्ज रीचेज हेयर, जिसे कहते हैं फ्लैश ओवर, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैश ओवर। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कभी भी फ्लैश ओवर हो, यानी कि हम ये कभी नहीं चाहते कि सर्जेस शुड रीच द ट्रांसफार्मर। तो बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं, बुशिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये बुशिंग की हाइट कितनी होगी, ये वोल्टेज रेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ये वोल्टेज रेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा बुशिंग की हाइट कितनी होगी। दूसरी बात, बुशिंग का काम क्या होता है, बुशिंग का काम ये होता है ट्रांसफार्मर से जो टर्मिनल बाहर गए हैं, ट्रांसफार्मर से जो टर्मिनल बाहर गए हैं वो कभी भी ट्रांसफार्मर के टैंक को टच ना करे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का टर्मिनल अगर टैंक को टच कर गया तो उस टर्मिनल का करंट टैंक के अंदर फ्लो करेगा और जो भी उस ट्रांसफार्मर के आसपास होगा उसे झटका लगे ही लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या लगा दिया जाता है, बुशिंग। तो बुशिंग के दो पर्पस हुए, एक तो ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है टू अवॉइड फ्लैश ओवर, और दूसरा क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स को टैंक पे टच नहीं होने दे रहा, सो दैट द करंट डज नॉट फ्लो इनटू द टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुशिंग के अंदर आप ऑयल भी भर सकते हो, या बुशिंग कैन ऑल्सो वर्क लाइक अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक। तो ऑयल फील्ड भी होती है और कैपेसिटर टाइप भी होती है। ठीक है, अब कंजर्वेटर और ब्रीथर पे आ जाते हैं। कंजर्वेटर और ब्रीथर पे आ जाते हैं। कंजर्वेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक रखा होता है इस टाइप का, ये लिखा है कंजर्वेटर टैंक। क्या लिखा है, कंजर्वेटर टैंक। तो ये टैंक क्या होता है, इसके अंदर कुछ हाइट तक ऑयल फील्ड होता है, ये पूरा फील्ड नहीं होता। तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल कम हो गया तो इस कंजर्वेटर टैंक से ऑयल जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर, और अगर ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल ज्यादा हो गया तो ट्रांसफार्मर टैंक से जो ऑयल आएगा वो आएगा कंजर्वेटर के अंदर, कंजर्वेटर के अंदर आएगा ट्रांसफार्मर क्या, ऑयल। ठीक है, तो ये जब ऑयल है दैट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन कंजर्वेटर एंड योर ट्रांसफार्मर टैंक। टैंक और कंजर्वेटर के बीच एक्सचेंज होता है, और कंजर्वेटर कभी पूरा फिल्ड नहीं होता, ये ऐसे फिल्ड होगा, जैसे देखो यहां तक फिल्ड हो गया। तो मान लो इसमें यहां पे ऑयल पड़ा है, ऊपर होती है एयर, ऊपर होती है एयर। अब देखो कंजर्वेटर का पर्पस तो समझ आ गया, ये एक्स्ट्रा ऑयल कंटेन करता है। अब अगर ये ऑयल का लेवल बढ़ा, अगर ये ऑयल का लेवल बढ़ा तो ऊपर वाली एयर जाएगी बाहर। भाई एयर को कंप्रेस करोगे वो पाइप से निकल के बाहर आ जाएगी। ऑयल का लेवल अगर नीचे आया तो ये एयर आ जाएगी अंदर। आप कहोगे सर ये क्या मजाक है, ऑयल का लेवल कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, देखो अगर कभी टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने से अगर ऑयल एक्सपैंड करेगा तो उसका लेवल राइज करेगा, और अगर ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका लेवल फॉल करेगा, उसका लेवल फॉल करेगा। ठीक है, तो ये जो एयर है ये इस तरीके से इसका आवागमन लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है इस पाइप से, इसे कहते हैं वेंट पाइप। वेंट पाइप, इसमें से आती जाती रहती है एयर। तो यहां लगा देते हैं ब्रीथर। ब्रीथर में रखा जाता है सिलिका जेल, ब्रीथर में रखा जाता है सिलिका जेल, और सिलिका जेल क्या करता है, ये आने जाने वाली एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि गलती से भी ऑयल के अंदर मॉइस्चर ना पहुंचे। ऑयल के अंदर अगर मॉइस्चर पहुंच गया तो ऑयल एक इंसुलेटर का काम नहीं कर पाएगा, ऑयल विल नॉट वर्क एज अ इंसुलेटर। बात क्लियर है। तो ऑयल को अगर इंसुलेटर की तरह काम करना है तो उसमें कोई कंडक्टिंग मटेरियल ना जाने पाए, एंड मॉइस्चर और H2O इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर, तो उसको रोकने के लिए ब्रीदर लगाते हैं। इट कंटेन्स सिलिका जेल। सिलिका जेल आपने भी देखा होगा मेरे भाई, बहुत सारी चीजों के अंदर आता है।
जैसे जूतों में भी आता है, कभी कभी बहुत जगह आता है मॉइस्चर रोकने के लिए। ठीक है भाई। और मेरे भाई ध्यान दो, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये क्रैश कोर्स चल रहा है। जो तुम लोग सवाल पूछ रहे हो ना, वो मशीन के एकदम बेसिक क्वेश्चन है। उसके लिए क्या करो, जो मशीन का फुल कोर्स पढ़ा है यूट्यूब पे, आप वो देखो, आप वो देखो। लेकिन अगर आप टॉपिक से हटके क्वेश्चन पूछोगे, यानी जो कभी ना तो एग्जाम में आया है ना कभी एग्जाम में आ सकता, तो मेरे भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर ये कोर्स फास्ट ट्रैक नहीं जाएगा। ये कोर्स आपके मशीन के रिसर्च के लिए नहीं है, ये कोर्स है आपका मशीन रिवाइज कराने के लिए, आपका मशीन जल्दी से तैयार कराने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। द पर्पस ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज, ये क्वेश्चन गेट में ही पूछा गया है, तो गेट में कभी कभार कंस्ट्रक्शन से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार कंस्ट्रक्शन से भी सवाल आ जाते हैं। जल्दी से बता दो क्या पर्पस है, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, जल्दी बताओ। और ये देखो हमने आधे घंटे से कम में कंस्ट्रक्शन खींच दिया है पूरा, बहुत बढ़िया। ए, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है कि जो लेक्चर प्लानिंग होती है कि मैं आप लोगों को हर चीज लिख के क्यों नहीं पढ़ा रहा। अब आप ये सोचो, पीछे की जो हमने 10-12 स्लाइड देखी हैं, कम से कम आपका 2 घंटा जाता और उसमें आपको कुछ फायदा हो नहीं पाता। सोचो ना क्या फायदा होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो लिख रहा होता, हाथ से लिखता जाता थ्योरी, और आप लोग देखते जाते। इससे बढ़िया मेरे भाई जो मैं तरीका यूज कर रहा हूं, मेरा अब आगे मेथड क्या रहेगा हर सब्जेक्ट में पढ़ाने का, कि क्लास एकदम इंटरैक्टिव होनी चाहिए, क्लास में हमारी बातचीत ज्यादा होनी चाहिए लिखने से। और इसके अलावा मेरे मेथड के अंदर क्या होगा कि सब्जेक्ट की विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, सब्जेक्ट शुड बी बेटर विजुअलाइज्ड। ठीक है, विजुअलाइजेशन तगड़ी रखनी है मेरे भाई, ताकि आप लोग जो चीजें खास करके अपने कोर सब्जेक्ट आप अपने चारों तरफ देखो, आप अपने कोर सब्जेक्ट्स देख पाओ कैसे एक्चुअल में काम करते हैं, ये मेरा पर्पस है। ठीक है, और इस क्रैश कोर्स में पर्पस है आपको रैंक दिलवाना है, रैंक दिलवाना है। मैं आपके छोटे छोटे क्वेरीज आंसर कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उससे क्या होगा ना, जितना टाइम उसमें स्पेंड होगा उतना आप डेविएट करते चले जाओगे अपनी रैंक से। अगर रैंक उधर है ना, तो आप ऐसे यू टर्न मार रहे हो, इधर से आप इधर से यू टर्न मार रहे हो। ठीक है, वो मत करो। चलो अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जैसा मैंने यहां पे दिखाया भी है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या है, 2 वाइंडिंग है। आगे से हम ऐसा दिखाएंगे, देखो प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर में एक ही लिंब पे हो, या शेल टाइप हो या कोर टाइप हो, कॉन्सेंट्रिक हो या सैंडविच हो, कॉन्सेंट्रिक हो या सैंडविच हो, बट आप दिखाओगे ऐसे ही कि प्राइमरी ऑन वन साइड एंड सेकेंडरी ऑन दी अदर साइड। श्वेता, ये बार बार प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखने से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या तुम्हारी? अब समझो, तो यहां पे हम ऐसा दिखा देते हैं दैट वी हैव 2 वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पे हमने दिखा दिया कि सोर्स लगा है, और सेकेंडरी पे हमने दिखा दिया कि क्या लगा है, लोड लगा है। प्राइमरी कंटेन्स द सोर्स एंड सेकेंडरी कंटेन्स द लोड। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की? परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, परमिएबिलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयरन लॉस शुड बी जीरो, आयरन लॉस शुड बी जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लीकेज मस्ट बी जीरो। देन रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग मस्ट बी जीरो, एंड मैग्नेटाइजेशन कर्व मस्ट बी लीनियर। मैग्नेटाइजेशन कर्व का मतलब है जो आपका BH कर्व आएगा, जो आपका ना BH कर्व आएगा वो लीनियर आना चाहिए। एक्चुअल में लीनियर आता पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, मैंने आपको बताया भी था। फेरोमैग्नेटिक में हमेशा बनता है हिस्टेरेसिस, फेरोमैग्नेटिक में हमेशा बनता है हिस्टेरेसिस, लेकिन हम लीनियर मान के चल रहे हैं। इट इज सेम एज पैरा, इट इज सेम एज पैरा, यानी यहां पे नो सैचुरेशन एंड नो हिस्टेरेसिस, नो सैचुरेशन नो हिस्टेरेसिस। ठीक है भाई, तो ये चीज होगी कि स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा BH। अब ये जब स्ट्रेट लाइन नहीं बनता तब आते हैं हार्मोनिक्स। मैं आपको हार्मोनिक्स भी कराऊंगा, इस चैप्टर के एंड में कराऊंगा,
अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हार्मोनिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो मेरे भाई, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या रिलेशन फॉलो होते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे यहां डॉट प्लेस करने हैं, मुझे यहां डॉट प्लेस करने हैं। सपोज मैंने आपको फ्लक्स दे दिया ऐसे फाई, मैंने आपको फ्लक्स दे दिया यहां पे फाई। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे मेरे भाई, आप वाइंडिंग का फ्लक्स मानोगे इससे अपोजिट, आप वाइंडिंग का फ्लक्स मानोगे इससे अपोजिट, ठीक है। वाइंडिंग का फ्लक्स अपोजिट मानोगे तो आप कैसे मानोगे, अगर ये नीचे आ रहा है तो आप ऐसे मान लोगे। अब ऐसे फ्लक्स के लिए करंट कैसे जाएगा, इस टाइप से, तो जहां से करंट निकलेगा वहां प्लस और दूसरे टर्मिनल पे माइनस। ये पोलैरिटी लगाना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था, पोलैरिटी लगाना हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो प्लस माइनस ऐसे आएगा। अब देखो ऐसे ही अगर इसका फ्लक्स भी आप अपोजिट मान लो, इसका फ्लक्स भी अगर आप अपोजिट मान लो, तो मेरे भाई करंट कैसे जाएगा, करंट कैसे जाएगा, करंट विल गो लाइक दिस, करंट विल गो टू द लेफ्ट। तो जहां से निकल रहा है वहां प्लस, दूसरे पे माइनस। और ये जो प्लस प्लस वाले हैं इस पे डॉट लगा सकते हो। मैंने बताया था ना डॉट कैसे प्लेस करते हैं, ये डॉट हो गई, क्योंकि दोनों तरफ डॉट की पोलैरिटी सेम आती है। तो मैंने आपको स्टेप भी बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि गिवन फ्लक्स से अपोजिट फ्लक्स एज्यूम करना है, फिर अपोजिट फ्लक्स से करंट निकालना है, और करंट जिस टर्मिनल से लीव करे वो टर्मिनल लिया जाएगा पॉजिटिव। अब इधर अगर वोल्टेज V1 है और इधर अगर वोल्टेज V2 है, तो सबसे पहली बात, डॉट ऑन बोथ साइड, डॉट ऑन बोथ साइड have same polarity। तो वोल्टेजेस का जो रेशो आता है ना, दैट इज इक्वल टू टर्न्स रेशो। फिर दूसरा रूल होता है कि करंट एंटर्स डॉट ऑन वन साइड and leaves dot on other side। ये भी मैंने आपको रूल बताया था। और करंट्स का रेशो मेरे भाई उल्टा चलता है, तो I2 बाय I1 इक्वल टू N1 बाय N2, ये रूल चलता है। अब देखो दोनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, दोनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, या उससे पहले ना कॉन्जुगेट ले लो। देखो आपने करंट का कॉन्जुगेट लिया, इधर तो स्केलार था ना, स्केलार नंबर या एक रियल नंबर का कॉन्जुगेट एज इट इज वही नंबर आता है, एज इट इज वही नंबर आता है। अब आप दोनों इक्वेशन अगर मल्टीप्लाई करोगे बंधु, तो ये बनेगा V2I2 कॉन्जुगेट बाय V1I1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1, विच मीन्स apparent power or complex power on secondary side is equal to complex power on primary, P2 plus jQ2 is equal to P1 plus jQ1, ठीक है। P2 plus jQ2 will come out to be P1 plus jQ1, यानी दोनों तरफ रियल पावर भी सेम होगी और दोनों तरफ रिएक्टिव पावर भी सेम होगी, दोनों तरफ रियल पावर भी सेम होगी और दोनों तरफ रिएक्टिव पावर भी सेम होगी। अब देखो आदर्श का क्वेश्चन है कि इनफाइनाइट परमिएबिलिटी के साथ कर्व लीनियर कैसे हो सकता है, कर्व लीनियर कैसे हो सकता है। तो देखो मेरे भाई ऐसा प्रैक्टिकली तो फीजिबल है नहीं, लेकिन हमने सारी एजम्पशन इंडिपेंडेंट मानी हुई है, यानी लीनियर माना, म्यू इनफाइनाइट, रिलक्टेंस जीरो, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद ईच अदर। ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि म्यू भी इंफिनिटी है और कर्व भी लीनियर है, यानी सैचुरेशन उसके अंदर नहीं है। भले ही आप ऐसा मान लो ना, ग्राफ वर्टिकल मान लो, एकदम वर्टिकल मान लो, तब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी कि म्यू भी इनफाइनाइट और सैचुरेशन भी नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि स्क्वायर वेव अगर लगाएंगे तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा। मेरे भाई इसके लिए मेरे मशीन के कंप्लीट लेक्चर आप एक बार रेफर कर लो, वहां मैंने स्क्वायर वेव के सारे केसेस कराए हैं कि अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है तो स्क्वायर वेव का आउटपुट स्क्वायर वेव आता है,
और अगर एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है तो स्क्वायर वेव का आउटपुट पल्स वेव आता है। कैसे आता है पूरा डिराइव कराया कि वोल्टेज को देखते हुए पहले फ्लक्स का ग्राफ बनेगा और फ्लक्स को देखते हुए सेकेंडरी वोल्टेज का ग्राफ बनेगा। ये चीज बिल्कुल कराई गई है, बट आपको एक बार रेफर करना पड़ेगा कंप्लीट लेक्चर। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखो हमें क्या क्या मालूम चल गया रिलेशन। और मेरे भाई ध्यान रखने वाली यहां पे ये बात है कि ये सब ना फेजर हैं। दीज आर ऑल फेजर, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी voltage have same phase. Similarly, currents have same phase. ठीक है भाई, वोल्टेजेस का फेज भी सेम आएगा और करंट्स का फेज भी सेम आएगा। दूसरी बात हमने ये पढ़ ली, तो जिसमें हमने ये पढ़ लिया कि रियल पावर भी कंजर्व्ड है और रिएक्टिव पावर भी कंजर्व्ड है। यानी आप दोनों साइड की रियल पावर भी इक्वेट कर सकते हो और दोनों साइड की रिएक्टिव पावर भी। तो जितना लोड पावर मांग रहा है मेरे भाई, उतनी पावर सोर्स दे रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं ले रहा। ट्रांसफॉर्मर बीच में अपना कट ले ही नहीं रहा है। सारी पावर किसको दे रहा है? लोड को। किसको दे रहा है? लोड को। ठीक है। बिल्कुल विवेक अनअकैडमी पे अगर एसएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सारे टीचर्स की क्लासेस मिलेंगी। और अगर आपको एसएससी का सब्सक्रिप्शन भी लेना है तब भी आप कोड लगा सकते हो अंकित ईएससी, क्योंकि ये कोड आपका हर एग्जाम में चलेगा। ठीक है, एवरी एग्जाम इट कवर्स। चलो अब आते हैं इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे। इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम इंपीडेंस को रेफर करें फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड। देखो जैसे गिवन फिगर के अंदर अगर आप ध्यान दोगे, ZL आपका लगा हुआ है सेकेंडरी साइड पे। ZL कहां लगा है? सेकेंडरी साइड पे। तो ZL है VS बाय IS। अब अगर मैं चाहता हूं मुझे इक्विवेलेंट इंपीडेंस चाहिए प्राइमरी पे, इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑन प्राइमरी, तो आप क्या कहते हो? ZP इक्वल टू VP बाय IP। VP होता है NP बाय NS इंटू VS, NP बाय NS इंटू VS, और IP होता है NS बाय NP इंटू IS। VS बाय IS तो ZL है, तो ये बन गया। अब देखो इसको याद रखने का ना बहुत इजी तरीका बताता हूं मेरे भाई, कि देखो फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, अगर हम सेकेंडरी से प्राइमरी जाएंगे तो NP इज योर डेस्टिनेशन, प्राइमरी पे जा रहे हो, और NS इज योर सोर्स। तो मैं कहता हूं डेस्टिनेशन बाय सोर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, जहां पहुंच रहे हो अपॉन जहां से चल रहे हो। ठीक है। और जब प्राइमरी से सेकेंडरी आओगे मेरे भाई, तो यहां पे NS डेस्टिनेशन होगा और NP होगा आपका सोर्स। तब आप करेंगे NS बाय NP का स्क्वायर। तो हमेशा ये याद रखना, डेस्टिनेशन बाय सोर्स इसका स्क्वायर किया जाता है while रेफरिंग द इंपीडेंस। इंपीडेंस रेफर करते हुए डेस्टिनेशन बाय सोर्स का स्क्वायर। ठीक है भाई। चलो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो जल्दी से 1 मिनट दूंगा इसके लिए, बना दो, तुरंत बना दो ये क्वेश्चन। 1 मिनट है आपके पास। चलो 60 सेकेंड्स एवरीबॉडी, 60 सेकेंड्स यू गाइस हैव। चलो भाई चलो, जल्दी बना दो।
और मैंने आपको नोट्स का बता दिया, लेक्चर के बाद आज रात तक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है गेट AIR1, ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। उज्जवल ये लेक्चर की टाइमिंग सैटरडे एंड संडे 4:30 PM टू 6:30 PM, और मंडे से फ्राइडे चलता है पावर सिस्टम 7 PM टू 8 PM, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, सैटरडे संडे आपको मैं पढ़ा रहा हूं मशीन्स, और डेली 12:30 बजे स्पेशल क्लास में करा रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो तीनों कोर सब्जेक्ट एक साथ में लेके चल रहा हूं आपके, ताकि आपको कोर में दिक्कत ना हो। मैंने डे 1 आपको प्रॉमिस किया था मेरे भाई कि अब मैं आ गया हूं अगर यूट्यूब पे पढ़ाने, तो आपको कोर में तो कभी दिक्कत होने नहीं दूंगा, वो मेरा पर्सनल प्रॉमिस है। और बाकी मेरी टीम ने भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्रॉमिस कर रखा है, तो वो सब्जेक्ट आपके उधर से स्ट्रांग हो जाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे हैं 220 वोल्ट के सोर्स पे। अब ये देखो ये टर्मिनल कॉमन और नीचे वाला भी कॉमन, तो ये वाइंडिंग्स हैं पैरेलल में। जब कभी दो एलिमेंट्स के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो दैट इज पैरेलल, और ये वाला कनेक्शन है आपका सीरीज, ये है आपका सीरीज। अब देखो यहां पे डॉट पे प्लस आ गया तो ये हो गया 220, इधर डॉट पे माइनस आ गया तो ये भी हो गया 220। अब 4:1 के अनुसार मेरे भाई यहां पे मुझे क्या लग रहा है कि एक डॉट गायब है, सेकेंडरी साइड का डॉट गायब है। चलो ये डॉट मिसिंग था, कोई बात नहीं, अब बना लेते हैं। 220/4 इधर आया भाई 55, 220/2 इधर आया 110। अब आप बात करोगे कि भाई यहां पे आपने ऊपर माइनस क्यों लगाया। मेरे भाई देखो यहां डॉट पे माइनस है तो इधर भी डॉट पे माइनस जाएगा। अब लोड के अक्रॉस कितनी वोल्टेज हो गई, लोड के अक्रॉस कितनी हो गई, -55 वोल्ट। तो लोड में जाने वाली पावर कितनी हो गई, 55² 20। अब मैंने आपको बताया था आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कंजर्व्ड होती है, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कंजर्व्ड होती है। तो प्राइमरी साइड से जो पावर आएगी यानी 220I1, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 55² 20। तो I1 विल बी 55/80। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। हो सकता है इन्होंने ये वाली डॉट नीचे मान रखी हो तो 165 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाली डॉट आप डाउनवर्ड मान लेते तो दोनों पोलैरिटी सेम आ जाती। दोनों पोलैरिटी अगर सेम आती तो यहां नेट वोल्टेज सब्ट्रैक्शन से नहीं एडिशन से मिलता, वो होता 165। तब आपका आंसर अलग आ जाता, तब आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ जाता। बात क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको पावर कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। और मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर के काफी क्वेश्चन सीरीज के अंदर भी कराए थे इसी चैनल पे यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पे आ रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हुए हम ये मान के चल रहे हैं दैट परमिएबिलिटी इज फाइनाइट। आपने आइडियल में माना था म्यू इज इक्वल टू इंफिनिटी, लेकिन यहां म्यू मान रहे हो फाइनाइट। तो अब यहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट डिफाइन होता है। व्हाट इज दिस मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज द करंट रिक्वायर्ड टू establish फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इन कोर। फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ये बनाने के लिए जो करंट लगता है दैट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको कराऊंगा जितना रेलिवेंट पोर्शन है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे भाई, 4.44
एफ एन फाई एम। अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या होती हैं, देखो फाई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब ये मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, फ्लक्स जो होता है ना आपका साइनोसोइडली वेरी करता है, फ्लक्स जो है आपका साइनोसोइडली वेरी करता है, उस साइनोसोइडल फंक्शन की पीक है फाई एम, उस साइनोसोइडल फंक्शन की पीक क्या है फाई एम। ठीक है, ईएमएफ जो है दिस इज आरएमएस वैल्यू, ये याद रखना, इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए फ्लक्स की कौन सी वैल्यू यूज होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। फ्लक्स की कौन सी वैल्यू यूज होती है मेरे भाई, मैक्सिमम वैल्यू टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। अब इसके अंदर क्या हम लोग और कर सकते हैं, ये जो फाई एम है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी एम इंटू ए एन। बी एम क्या है, बी एम क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी। और देखो मैंने आपको पोलैरिटी निकालनी तो सिखाई रखी है, मैंने आपको ईएमएफ की पोलैरिटी लास्ट लेक्चर के अंदर ही सिखा दी थी कि ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे निकलती है, ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे निकलती है ये मैं बता चुका हूं, और वैल्यू यहां से आएगी। और ये एन क्या है, ये एन है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इसी लेक्चर के अंदर बताया भी था, इट इज द स्टैकिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, स्टैकिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप सेकेंडरी का ईएमएफ निकालोगे तो आप यूज करोगे 4.44 एफ एन, यहां पे N2 यूज करोगे, यानी सेकेंडरी के टर्न्स बी एम इंटू ए एन, कोर तो सेम ही है। और अगर प्राइमरी का ईएमएफ निकालोगे मेरे भाई 4.44 एफ एन वन बी एम इंटू ए एन। तो इसी वजह से जब आप रेशो लेते हो ना दोनों ईएमएफ का, जब आप दोनों ईएमएफ का रेशो लेते हो बंधु, तो ये बनता है N2 बाय N1, जो मैंने आइडियल ट्रांसफॉर्मर में आपको डायरेक्टली भी बता दिया था कि भाई दोनों वोल्टेज का रेशो टर्न्स रेशो के बराबर आता है, तो वो यहां से भी आ जाता है। इस वाले फॉर्मूले का भी अगर आप रेशो लोगे, इट विल गिव यू द टर्न्स रेशो, इट विल गिव यू द टर्न्स रेशो। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम एक चीज और कर सकते हैं कि ईएमएफ पर टर्न कितना होता है, E by N is 4.44 F phi m. This is constant. कांस्टेंट का मतलब है यहां ये मैटर नहीं करता कौन सी साइड की बात कर रहे हो, प्राइमरी या सेकेंडरी, ये दोनों तरफ सेम ही आएगा। ईएमएफ पर टर्न इज ऑलवेज कांस्टेंट, आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो। इसके अलावा देखो एक और बात अगर करें, यहां पे आप क्या कह सकते हो कि फ्लक्स डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, ईएमएफ बाय 4.44 एफ एन ए एन, यानी जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ई बाय एफ, ईएमएफ बाय फ्रीक्वेंसी, इसके प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई बाय एफ। अब देखो कुछ बातें जो याद रखने वाली हैं, सबसे पहली बात ईएमएफ पर टर्न इज कांस्टेंट, ईएमएफ पर टर्न इज कांस्टेंट। अब टर्न रेशो देखो IEEE ने कैसे डिफाइन किया है टर्न रेशो, IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज रेशो ऑफ हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यानी आप ऐसे कह सकते हो VH बाय VL विच इज ऑल्सो इक्वल टू NH बाय NL। VH बाय VL
या ये कह दो NH/NL, आप इसको कहोगे टर्न रेशो। अब अगला मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, मुझे ये बताओ अगर V/F कांस्टेंट है, अगर V/F कांस्टेंट है तब क्या होगा? टेल मी, इफ V/F इज कांस्टेंट व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इफ V/F इज कांस्टेंट? तो अभी मैंने आपको लिख के बताया था ना कि ये जो Bm आता है, या अगर आप ऐसा भी लिख लो Bm इंटू An विच इज फाई m, इट इज E बाय, तो अगर मैं V/F या E/F की बात करूं, V और E को बराबर मान के चला जाता है, ज्यादातर V और E को बराबर मान के चला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं इससे कि फाई m इज कांस्टेंट, कि भाई जो फ्लक्स बन रहा होगा उसकी पीक वैल्यू सेम रहेगी, उसकी पीक वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा मत सोचो फ्लक्स कांस्टेंट बनेगा, फ्लक्स बनेगा साइनोसोइडली, लेकिन उसकी जो पीक वैल्यू है ना वो फिक्स हो गई, उसकी पीक वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। अब व्हाट हैपेंस इफ V इज कांस्टेंट एंड F रिड्यूसेस? इसी वाले डेरिवेशन से देखो, फाई m, अब V तो कांस्टेंट है, F रिड्यूस हो रहा है, तो एज F डिक्रीजेस फाई m इंक्रीजेस। और अगर फ्लक्स बढ़ेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा मेरे भाई, तो ट्रांसफॉर्मर चला जाएगा सैचुरेशन में, कोर विल सैचुरेट। कोर सैचुरेट्स, ठीक है। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो कोर विल सैचुरेट, कोर विल सैचुरेट। IEEE की डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं डिफाइंड है, ओनली टर्न्स रेशियो डिफाइंड है, ठीक है। अब केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग देखो होती है वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट रेटिंग। अब देखो मेरे भाई, करंट रेटिंग तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती नहीं है, बट वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी F के प्रोपोर्शनल आया, ये भी F के प्रोपोर्शनल आया, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग में तो F आ रहा है 4.44 F, और करंट रेटिंग में F आता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल किसके प्रोपोर्शनल आया? F के। What does Bm depend on? What does Bm depend on? It depends on the nature of material. Nature of material. जैसे अगर सिलिकॉन स्टील की बात करें तो उसके अंदर ये 1 टेस्ला से लेके 1.2 टेस्ला तक हो सकता है, और वहीं CrGO की अगर बात करोगे 1.4 टेस्ला से लेके 1.6 टेस्ला तक जाता है। इसीलिए CrGO को प्रेफर किया जाता है ओवर सिलिकॉन स्टील। हाउ डज द साइज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर वेरी विद फ्रीक्वेंसी? साइज कैसे वेरी करता है? देखो, एरिया E बाय तो ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया? F के। तो एज F इंक्रीजेस एरिया डिक्रीजेस, या ये कह दो साइज डिक्रीजेस, ट्रांसफॉर्मर का साइज घट जाएगा। हाउ डज साइज वेरी विद फ्लक्स डेंसिटी? सेम डेरिवेशन से देखो, यहां पे भी ये हो गया। अब समझ आया पैरामैग्नेटिक क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि मेरे भाई आप अगर हाई BM रखोगे तो आपका साइज कम यूज हो जाएगा। आपका साइज अगर कम हुआ तो आपका ट्रांसफॉर्मर छोटा बनेगा, ट्रांसफॉर्मर छोटा बनेगा तो फायदा होगा। और ये जो है ना मिनिमम लिमिट आप चेंज कर लेना 1.2 टेस्ला। वैसे ज्यादातर जो है ना मैक्सिमम के अराउंड चलाते हैं हमेशा, तो आपको जो वैल्यू याद होनी चाहिए दैट इज 1.6 एंड 1.2। 1.6 और 1.2 आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। समझ आ रहा है? तो अगर एक हाई मैग्नेटिक मटेरियल लोगे जो हाईली मैग्नेटिक है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो उसका साइज कम बनेगा जब ट्रांसफॉर्मर बनाओगे, ठीक है। अब बात यह आती है, एक दिमाग के अंदर क्वेश्चन खुजली करता है किताबों के हिसाब से, इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग करेगा फ्लक्स से या लीड करेगा? वेदर इंड्यूस्ड ईएमएफ लैग्स द फ्लक्स और लीड्स द फ्लक्स।
बहुत सारे टीचर आपको एक ही अप्रोच देंगे, कोई लैगिंग बोलेगा, कोई लीडिंग। चलिए देखा जाए। देखो मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई, मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले मान लो मुझसे ये V0 पूछा गया है, मुझे ये V0 का फेजर जानना है कि क्या ये लीड करेगा, क्या ये लैग करेगा, क्या ये लीड करेगा, क्या ये लैग करेगा, कौन? V0। कौन? V0। अब मुझे दिखाया गया फ्लक्स, फ्लक्स दिखाया, मैंने तुरंत बोल दिया मेरे भाई, मैंने तुरंत बोल दिया कि भैया क्या करो, वाइंडिंग का फ्लक्स उल्टा मान लो। किससे? ब्लू वाले फ्लक्स से, जो अप्लाइड फ्लक्स है ना उससे उल्टा फ्लक्स मान लो। अब प्राइमरी साइड देखो, अगर फ्लक्स नीचे है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट लेफ्ट में जाएगा, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करंट आपका लेफ्ट में जाएगा। तो यहां से निकला तो यहां प्लस आया, यहां माइनस आया। अब इधर देखो, इधर फ्लक्स है ऊपर, इधर फ्लक्स है ऊपर, तो करंट कैसे आएगा? राइट में आएगा। और मेरे भाई इतने महान मत बनो कि लोड पे डिपेंड करता है, वोल्टेज लोड पे डिपेंड नहीं करता है, करंट लोड पे डिपेंड करता है। ईएमएफ लैग करेगा या लीड करेगा ये ट्रांसफॉर्मर से देखा जाता है, लोड से नहीं। ये आ गया। अब देखो ये जो ग्रीन में हमने बनाया ना, ग्रीन में ये क्या है मेरे भाई? ये है डिराइव्ड पोलैरिटी। ये क्या है? जो पोलैरिटी आपने डिराइव की है। तो हमेशा याद रखना कि अगर इफ derived polarity is same as given polarity, जो Vs और V0 की पोलैरिटी गिवन कर रखी है ना, is same as given polarity, तब आप EMF में लगाते हो n d phi by dt, और ये करता है लीड फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ये फ्लक्स को लीड कर जाता है 90 डिग्री से, ये फ्लक्स को लीड कर जाता है 90 डिग्री से मेरे भाई। अब देखो इसी ट्रांसफॉर्मर में मान लो मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया। अब ये मैंने आपको फ्लक्स बता दिया, ठीक है। अब आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स इससे उल्टा लिया। फ्लक्स लिया तो लिया, उसके बाद करंट बनाया, करंट बनाया, ऐसे आया, यहां से निकल रहा है तो प्लस, यहां सेम पोलैरिटी जो गिवन है वही डिराइव्ड है, तो EMF इक्वल टू n d phi बाय dt, E1 कह दो, तो E1 लीड्स phi बाय 90 डिग्री। अब इधर आ जाओ, ये फ्लक्स ऊपर है तो मेरे भाई करंट ऐसे आएगा, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस। अब यहां देखो अपोजिट पोलैरिटी है, तो यहां आप लिख सकते हो V0 इक्वल टू माइनस E2 माइनस N2 d phi बाई dt, और माइनस साइन आ गया तो V0 लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री। यानी जो पोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है, जो पोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है और जो पोलैरिटी आपने डिराइव की, सेम आई तो लीड करेगा, अपोजिट आई तो लैग करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और चीज होती है कि अगर ट्रांसफॉर्मर का, इफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग डायग्राम इज नॉट गिवन, अगर गिवन ही ना हो तब आप क्या कहते हो? तब आप कहते हो EMF इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये हो जाता है अपना लेंज लॉ, और हम कह देते हैं EMF लैग्स फ्लक्स बाय 90 डिग्री।
इसीलिए जनरली ऐसा कहते हैं कि लैग करता है, जनरली ऐसा कहते हैं कि लैग करता है। लेकिन जब अगर गिवन हो पोलैरिटी या ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम गिवन हो, तब आप क्या करेंगे, तब आप पोलैरिटी निकाल के चेक करेंगे, तब आप पोलैरिटी निकाल के चेक करेंगे। अगर नहीं गिवन है तो डायरेक्टली क्या कह देंगे, लैग करता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, क्वेश्चन ट्राई करो, 60 सेकेंड दे रहा हूं। चलो, आप सभी के पास 60 सेकेंड है, आप सभी के पास 60 सेकेंड है, जल्दी से बना दो। कम ऑन एवरीबॉडी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, रिलक्टेंस दे रखी है और टर्न्स दे रखे हैं, फ्लक्स दे रखा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। बहुत इजी सवाल है, जल्दी बना दो। जो इस क्वेश्चन को पकड़ लेगा वो तुरंत बना देगा। ठीक है, और जिसको ये क्वेश्चन पकड़ में नहीं आया वो इसको नहीं बना पाएगा मेरे भाई। जल्दी से पेल दो ये वाला क्वेश्चन। तो धीरे धीरे अपना टाइम भी ओवर होता जा रहा है और अभी मुझे आपको एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ाने हैं। ठीक है, एक दो चीजें और पढ़ाऊंगा। एंड द टाइम इज अप। देखो फ्लक्स बता रखा है ना, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अब मैं कहता हूं कि n इंटू आई म्यू। आप कहोगे सर आई म्यू क्यों कर रहे हो, आई म्यू क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि मेरे भाई आई म्यू ही फ्लक्स बनाता है, आई म्यू ही फ्लक्स बनाता है। ठीक है, अरे ए टू वी नॉट के बराबर कैसे होगा, पोलैरिटी उल्टी नहीं दिख रही, सेम कैसे कर दोगे मेरे भाई? ठीक है, 100 टर्न्स हैं आई म्यू, ये 10 की पावर -3, ये हुआ 250। लेकिन देखो आपने मैक्सिमम फ्लक्स यूज किया है, तो ये आपके पास मैक्सिमम करंट आ रहा होगा या ये आपके पास पीक करंट आ रहा होगा। दिस वुड बी योर पीक करंट। लेकिन इट हैज आस्क्ड आरएमएस, इसने पूछा क्या है, आरएमएस। तो कितना हुआ 2.5 बाय रूट 2। 2.5 बाय रूट 2 कितना आ रहा है बताना? 1.95, 1.77 आ रहा है। चलो तो आंसर आ गया ए, आंसर विल बी ए। चलो अगला ट्राई करो मेरे भाई, अगला ट्राई करो मेरे भाई। मेरी क्लास में टाइम इसलिए जल्दी निकलता है, इसमें भी 60 सेकंड दे रहा हूं, इसलिए जल्दी निकलता है क्योंकि हम लोग बहुत फास्ट ट्रैक जाते हैं, हम लोग काफी फास्ट ट्रैक जाते हैं। नो टाइम वेस्ट, नो गपशप, नो बकर, ओनली कंटेंट। ठीक है, और वो भी कंटेंट बहुत इजी वे में। जब आप कोर सब्जेक्ट्स को इस लेवल पे समझने लग गए हो ना, तब आप ये समझ लो आप एक असली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हो। आप लोग मशीन समझ रहे हो, आप मशीन्स को विजुअलाइज कर रहे हो, हर चीज को रियल लाइफ में देख रहे हो। मेरे भाई इससे बेहतर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन पाना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो बस मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जड़ मजबूत कर रहा हूं, ताकि आप लाइफ में कभी भी कहीं भी जाओगे, इससे आगे पढ़ाई करोगे, जॉब करोगे, आपके कंसेप्ट्स आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, आपके कंसेप्ट आपके लिए बोलेंगे। समझ रहे हो ना, आपके कंसेप्ट ही आपको आगे लेके जाएंगे। और यही चीज मेरी टीम में हर फैकल्टी, हर एजुकेटर कर रहा है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट सॉलिड कर रहा है। देखो एक्टिव आयरन एरिया यानी नेट क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.9 टाइम्स द ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम कोर फ्लक्स दिया है, फ्लक्स डेंसिटी दी है। अब ये पूछा है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए हर साइड कितनी होगी, हर साइड कितनी होगी? तो देखो मेरे भाई, फ्लक्स है इतना और बी है ये, तो एरिया कितना हो गया, फ्लक्स बाय फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, 0.02765 बाय 1.2 या 0.023
0.04। लेकिन मेरे भाई ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अगर आप ग्रॉस निकालोगे दैट इज नेट एरिया बाय स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में 0.9 गिवन है। क्या गिवन है? 0.9 गिवन है। तो 0.02304 बाय 0.9 0.0256। अब ये तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। स्क्वायर में एरिया कितना आता है मेरे भाई? ये आता है साइड का स्क्वायर। तो ए कितना हो गया? 0.16। ठीक है, या 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो मेरे भाई। अगला आप मुझे चैट में इसका न्यूमेरिकल आंसर दोगे। अगेन यू हैव 60 सेकेंड्स। अगेन आपके पास है 60 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाते चलो सवाल। कम ऑन एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में जोश पकड़ लिया करो मेरे भाई। लास्ट क्लास में ढीले मत पड़ा करो। आप लोग क्या होता है ना, जैसे जैसे लेक्चर का एंड आता है वैसे वैसे एंथू लूज होता जाता है, बल्कि बढ़ना चाहिए। आप ये सोचो आपने 2 दिन के अंदर कितना मशीन एकम्प्लिश कर लिया। जिस चीज को पढ़ाने में ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कम से कम 1 हफ्ता लगता है, वो आपने 2 दिन में तैयार कर लिया। अब बचे 5 दिन, उसमें रेगुलर क्लास अटेंड करो और जो सीखा है उसका प्रैक्टिस कर लेना। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अभी तो हमें 1.5 ही घंटा हुआ है, 1.5 घंटे में इतना कर लिया हमने। देखो, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज 500 प्राइमरी टर्न, 1000 सेकेंडरी। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्लाइड वोल्टेज 1000। अप्लाइड वोल्टेज का मतलब हुआ प्राइमरी वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज कहां देखी जाएगी? प्राइमरी साइड। इट इज योर प्राइमरी वोल्टेज। अब V प्राइमरी आपकी हो गई 1000 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी कितनी लोगे? फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी ना, 50 हर्ट्ज ही मान लो। क्या कर सकते हैं? और एरिया दे रखा है 80। जब तक स्टैकिंग फैक्टर ना देना, अपनी मर्जी से मत मानना। स्टैकिंग फैक्टर अपनी मर्जी से मत मानना। जो एरिया दे रखा है उसी को आप क्या एज्यूम करोगे? दैट इट इज द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। नेट क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1126 टेस्ला। ठीक है, 0.1126 टेस्ला, या फिर 1 सेकेंड 1.126 आ रहा है। हम्म, 1.126। ये जो है ना 0.008 बनेगा। ठीक है, 1.126 टेस्ला। ठीक है ना, चलो आगे चला जाए। अब हम आ गए ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड यानी ट्रांसफॉर्मर जब उसकी सेकेंडरी साइड ओपन रहे, सेकेंडरी साइड उसकी ओपन रहे, ठीक है, तब हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड पे। तो सेकेंडरी साइड ओपन है तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करता है 2 करंट। ट्रांसफॉर्मर ड्रॉज 2 करंट्स। आप कहोगे सर कौन से 2 करंट ड्रॉ कर रहा है? मेरे भाई एक तो ये ड्रॉ करेगा मैग्नेटाइजिंग करंट।
एक तो ये ड्रॉ करेगा आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, दैट इज आई म्यू। क्यों ड्रॉ करेगा? टू प्रोड्यूस द फ्लक्स, टू प्रोड्यूस द फ्लक्स। दूसरा ये करता है कोर लॉस करंट, कोर लॉस करंट। अब ये क्यों करता है? दिस इज टू सप्लाई कोर और आयरन लॉस, कोर और आयरन लॉस। ऐसे सोचो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था ना, जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, एसबीआई बैंक में ट्रांजैक्शन करते हो, तो पर ट्रांजैक्शन अपना कट ले लेता है, पर ट्रांजैक्शन वो अपना कट ले लेता है। वो कट क्या है? आपका लॉस। लेकिन वो लॉस आया कहां से? वो लॉस आया आपकी पॉकेट से। वो लॉस कहां से आया? आपकी पॉकेट से आया। तो इसी तरह से कोई भी लॉस किसी भी मशीन में होगा, इट विल कम फ्रॉम द सोर्स। यानी लॉस में भी जो पावर जा रही है, जो पावर वेस्टेज है, दैट विल बी सप्लाइड बाय द सोर्स, दैट विल बी सप्लाइड बाय द सोर्स। ठीक है? तो हम मेरे भाई सोर्स से दो करंट चलते हैं, तो हम कह देते हैं सोर्स सप्लाइज, सोर्स सप्लाइज आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू एट नो लोड। सोर्स एक टोटल करंट देता है आई नॉट, जो दो चीजों से बनता है, दो चीजों से बनता है, आई म्यू और आई डब्ल्यू, आई म्यू और आई डब्ल्यू। अब आपका क्वेश्चन है मैग्नेटाइजिंग करंट क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है मेरे भाई। कैसे? अगर फ्लक्स बदलेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बदलेगा, और फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? V बाय एफ के, V बाय एफ के। तो देखो अब ये जो रियल पावर है, लॉसेस जो हैं दैट इज द रियल पावर। सो आई डब्ल्यू कॉन्ट्रीब्यूट्स रियल पावर, सो lies in same phase as voltage, lies in same phase as voltage। वोल्टेज के सेम फेज में आएगा भाई मेरे। अब देखो कैसे इसका फेजर डायग्राम बनाओगे, कैसे इसका फेजर बनेगा। देखो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं आई म्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब बनता है फ्लक्स। कैसे? क्योंकि फ्लक्स होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस, एमएमएफ है एन इंटू आई म्यू। तो फ्लक्स इसके सेम फेज में ही बनता है मेरे भाई, फ्लक्स इसके सेम फेज में ही बनता है। ये आ गया फ्लक्स। अब जो ईएमएफ है, आप मान के चलो कि ईएमएफ इज लैगिंग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। हमने क्या मान लिया? EMF लैगिंग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री, क्योंकि यहां कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई, यहां कोई पोलैरिटी नहीं दिखाई मेरे भाई। जब पोलैरिटी नहीं दिखाई तो सेम और अपोजिट का तो फर्क बनता ही नहीं है। अगर पोलैरिटी गिवन होती तभी तो आप कहते सेम पोलैरिटी है या अपोजिट है, तो एन डी फाइव बाई डी टी लगेगा या माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लगेगा। लेकिन पोलैरिटी नहीं दिखाई तो पोलैरिटी इग्नोर कर दो। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, V1 बनाते हैं E1 से अपोजिट, V1 बना लेते हैं माइनस E1, माइनस E1। अब ये V1 को हमने माइनस E1 क्यों लिखा? ये सिर्फ लिखा टू शो लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? इफेक्ट अपोजेस द कॉज, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस सप्लाई। ठीक है? अब जब आपको पता है कि आपका कोर लॉस वाला करंट रियल पावर कंट्रीब्यूट करेगा, रियल पावर अगर आ रही है तो करंट एंड वोल्टेज मस्ट बी इन द सेम फेज, वी आई कॉस जीरो, वी आई कॉस जीरो। तो यहां आएगा आई डब्ल्यू, आई डब्ल्यू। फिर आप क्या करेंगे? आप इन दोनों को जोड़ के कर देंगे आई नॉट,
आई नॉट, और ये जो एंगल आता है दिस इज फाई नॉट. cos phi naught is called as no load power factor. So this is the phasor diagram of a transformer at no load. This is the phasor diagram of a transformer at no load. ठीक है. आई म्यू बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्टेंस से निकल सकता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस को रेफर करने के लिए किसी भी एक साइड पे टर्न्स रेशियो का यूज होता है, ना कि टर्न्स रेशियो स्क्वायर का. ठीक है. प्राइमरी पे रेफर करोगे तो m इंटू n1 बाय n2, सेकेंडरी पे करोगे m इंटू n2 बाय n1. लेकिन ये कंसेप्ट आगे आएगा, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इसके बारे में. अब अगर इसमें लोड लगा दिया, सेमी आइडियल का मतलब है ट्रांसफॉर्मर containing I mu and IW now supplies a load. अब ये एक लोड भी सप्लाई कर रहा है मेरे भाई, अब ये एक लोड भी सप्लाई कर रहा है. अब देखो क्या होगा जब लोड सप्लाई करोगे या सेकेंडरी पे लोड कनेक्ट करोगे तो सेकेंडरी बनाना शुरू करेगी करंट. सेकेंडरी पे अगर लोड है तो सेकेंडरी में बनेगा करंट. ये करंट बनाएगा फ्लक्स, और लेंथ लॉ के अकॉर्डिंग इट विल अपोज द अप्लाइड फ्लक्स. ठीक है. ये क्या करेगा, ये अप्लाइड फ्लक्स को अपोज करेगा. लेकिन मेरे भाई हमने ये पढ़ा है फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F, यानी फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, ना कि लोड पे. फ्लक्स लोड पे डिपेंड नहीं करता है, तो फ्लक्स शुड रिमेन कांस्टेंट. तो सेकेंडरी अगर फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, उसे काटने के लिए प्राइमरी फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी. दिस इज कॉल्ड एज कंपेंसेशन इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज कंपेंसेशन इफेक्ट. तो कंपेंसेशन इफेक्ट क्या हुआ, whenever load is connected on secondary produces a flux to cancel primary flux, then primary produces an additional flux to cancel that secondary flux in order to keep the total flux constant. ठीक है. मैं यहां लिख देता हूं, to keep net flux equal to constant proportional to V by F. Primary produces additional flux to cancel secondary flux. टू कैंसिल द सेकेंडरी फ्लक्स. इसको कहते हैं कंपेंसेशन इफेक्ट. ठीक है भाई. अब क्या होता है कि अगर सेकेंडरी करंट है आपका I2, तो प्राइमरी में एक एडिशनल करंट जाता है. प्राइमरी एडिशनल करंट जाता है I1 डैश विच इज N2 बाय N1 I2. N2 बाय N1 इंटू I2. N2 बाय N1 इंटू I2. इतना एडिशनल करंट प्राइमरी सप्लाई से लेगी, इतना एडिशनल करंट प्राइमरी सप्लाई से लेगी और क्या करेगी, सेकेंडरी के फ्लक्स को काटेगी. अब देखो इसका फेजर कैसे बनाओगे बंधु. सबसे पहले आपने बना लिया पहले की तरह आई म्यू, एन आई बाय रिलक्टेंस से बना दिया आपने फ्लक्स, फ्लक्स से आपने बना दिए ईएमएफ, ईएमएफ से अपोजिट आपने बना दिया सप्लाई वोल्टेज. ठीक है. सप्लाई वोल्टेज के सेम फेज में आपने बना दिया आई डब्ल्यू, और आई डब्ल्यू और आई म्यू जुड़ के बन गया आई नॉट. ठीक है. अब मेरे भाई क्या होगा, आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस पे लोड लगा,
इसने करंट कैरी किया फाई टू एंगल पे I2। सेकेंडरी पे लोड लगने से उसने करंट कैरी किया I2 एट एन एंगल फाई 2। अब प्राइमरी एक एक्स्ट्रा करंट निकालेगी, कितना? I1 डैश विच इज N2 बाय N1 इंटू I2, N2 बाय N1 इंटू I2। ये निकाला इसने I1 डैश। ठीक है, अब आप कहोगे सर अपोजिट क्यों बनाया? अपोजिट इसलिए दिखाया टू शो MMF और फ्लक्स कैंसिलेशन, टू शो MMF और फ्लक्स कैंसिलेशन। ठीक है, अब मेरे भाई ये जो प्राइमरी है ना, ये टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रही होगी, वो कहीं यहां आएगा I1। ठीक है, और ये टोटल एंगल आएगा φ1। प्राइमरी पावर फैक्टर φ1 इज योर प्राइमरी पावर फैक्टर एंड φ2 सेकेंडरी और लोड पावर फैक्टर। ठीक है, सेकेंडरी या लोड पावर फैक्टर। ये बात क्लियर हो गई? ये बात अपने को क्लियर हो गई? तो ये बन गया हमारा फेजर डायग्राम, जबकि कोर लॉस वाला ट्रांसफॉर्मर एक लोड सप्लाई करे। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इसमें मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई कर लो क्वेश्चन, जल्दी से देखें कौन बना पाता है। देखें मेरे भाई, जल्दी से बना के बताओ ये सवाल। कम ऑन एवरीबॉडी। और काफी कोर्स खींच लिया आज हमने ट्रांसफॉर्मर का। अगले वीकेंड पे तो मैं आपका सिंगल फेज ऑटो ये सब निपटा दूंगा। अगले वीकेंड पे मैं आपका सिंगल फेज वाला पूरा पार्ट निपटा दूंगा। फिर बस 3 फेज बचेगा, फिर बस हमारा 3 फेज बचेगा। इतना मैं आपका कवर करा दूंगा अगले वीकेंड। ठीक है, एंड द टाइम इज अप। टाइम अप हो गया भाई। वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है, कोर लॉस और आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्साइटिंग करंट। कोर लॉस क्या होगा? रियल पावर होगी मेरे भाई, VI cos phi। V में वोल्टेज का आरएमएस लोगे 200 बाय रूट 2, I में करंट का आरएमएस लोगे 3 बाय रूट 2, और दोनों के बीच का फेज शिफ्ट है 60 डिग्री। ठीक है, तो 150 वॉट। I नॉट का आरएमएस वैल्यू है 3 बाय रूट 2, तो आंसर आ गया ए आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नो लोड कंडीशन पे जो भी रियल पावर आएगी वही आपका कोर लॉस बनेगा। चलो अगला ट्राई करो। फिर से मैं आपको 60 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करो, बनना चाहिए मेरे भाई। एक्साइटिंग करंट जो मेंशन्ड है दैट इज द नो लोड करंट। एक्साइटिंग करंट का मतलब होता है नो लोड करंट। बना दो मेरे भाई जल्दी से, कम ऑन। टाइम चल रहा है मेरे भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। गगन मेरे भाई, तुम्हारा पढ़ने में मन लगता भी है कि ऐसे ही टाइम पास करने टहलते हुए आ जाते हो क्लास के अंदर? चलो टाइम अप हो गया। अब देखो क्या बोला है, एक्साइटिंग करंट दिया यानी आई नॉट दिया है, आई नॉट दिया है। तो देखो कोर लॉस भी दे रखा है। तो मैं ना इसको क्या करता हूं,
HV साइड की बात हो रही है, तो वोल्टेज ले लिया 2400, तो यहां से फाई नॉट कितना आ गया, यहां से फाई नॉट कितना आ गया, HV साइड की बात हो रही है इसीलिए मैंने ऐसा लिया है 2400, 62.88, 62.88। अब देखो I1 डैश आप निकाल लो, I1 डैश क्या था, N2/N1 I2, 240/2400 इंटू 40, 4 एम्पियर। अब देखो आपको करना क्या है मेरे भाई, अगर आपने अभी फेजर डायग्राम देखा था तो ये V1 का फेजर था, ये ऐसे I0 का फेजर था एट एन एंगल फाई नॉट, और ऐसे ही एक फेजर था आपका I1 डैश का, ये कितने एंगल पे था, ये फाई 2 एंगल पे था। आप कहोगे सर फाई 2 एंगल पे क्यों था, फाई 2 एंगल पे क्यों था, क्योंकि देखो ये एंगल अगर फाई 2 है तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज ऑल्सो फाई 2, दिस इज ऑल्सो फाई 2। तो अब देखो आपके पास क्या आ गया, आपको दो करेंट्स का फेजर सम करना है, एक है 0.64 एंगल -62.88। आप कहोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो, माइनस क्यों लिख रहे हो, अगर इसको आपने रेफरेंस मान लिया तो ये I0 62.88 डिग्री लैग करेगा, I0 62.88 डिग्री लैग करेगा। दूसरा करंट 4 वो कितना लैग करेगा, 0.8 के हिसाब से 36.86, 0.8 लैगिंग दिया है ना। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 4.583 एंगल -40.37, ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना आ गया यहां से, वोल्टेज तो रेफरेंस थी ना, तो cos 40.37 0.762, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर 4.58.76 लैख, डी आ गया, डी आ गया मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो। मैग्नेटाइजेशन इंपिडेंस की ब्रांच पूछी है, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच की इंपिडेंस पूछी है, तो 30 सेकेंड्स दूंगा, ये वाला बहुत ज्यादा इजी है, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, जल्दी से बना दो इसको। ये पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सब लोगों को, कैसे मैंने किया है, मैंने ट्रांसफॉर्मर के फेजर डायग्राम का यूज करके किया है। एग्जाम में इसको रियल इमेजिनरी में तोड़ लेना मेरे भाई, रियल इमेजिनरी में तोड़ देना। एंड द टाइम इज अप। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे z पूछा है, z क्या होगा, Vrms, इसका एंगल तो 0 है, Irms इसका एंगल -85 है, और ये चेक कर लिया करो ये फंक्शन सेम है, ऐसा ना हो एक में साइन हो और एक में कॉस हो और आप फेज शिफ्ट ऐसे ही ले बैठो ना। या तो अगर साइन को रेफरेंस माना है तो दोनों फंक्शन साइन में हो, अगर कॉस को माना है तो दोनों कॉस में। ठीक है भाई, ये आ गया सी, आंसर क्या आ गया आपका सी। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, फिर से 60 सेकेंड्स दे रहा हूं, फिर से 60 सेकेंड्स दे रहा हूं मेरे भाई, चलो जल्दी से बना दो। और जितने लोगों ने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है ना, लाइक करके जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दो, अटेंडेंस नहीं छूटनी चाहिए, पता रहना चाहिए कितने लोग क्लास में आए थे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा करो, सारे लोग रोज रोज रिमाइंड ना कराना पड़े। और फिर मैं बता दूं, मंडे से फ्राइडे डेली शाम 7 बजे मैं पढ़ा रहा हूं पावर सिस्टम। कल हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कंटिन्यू करेंगे,
तो कल शाम 7 बजे शार्प ट्रांसमिशन लाइन की बात होगी, ठीक है? तो सब लोग आ जाना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? टर्न्स रेशियो है, रेजिस्टिव लोड है, मैग्नेटाइजिंग करंट दे रखा है 1 एम्पियर, सेकेंडरी करंट पूछा है, प्राइमरी करंट क्या होगा? अरे बहुत इजी सवाल है, बना भी दिया मैक्सिमम लोगों ने, तो बहुत बढ़िया। देखो मान लो ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा एज्यूम वोल्टेज एज रेफरेंस, एज्यूम वोल्टेज एज रेफरेंस। तो I2 कितना होगा? 1 एंगल 0। इसका जो रेफर्ड वैल्यू आएगा वो आएगा 2 एंगल 0। ये रेफर्ड वैल्यू आ गई I1 डैश। अब आप कहोगे आई म्यू, आपको पता है भैया आई म्यू वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है, तो वोल्टेज रेफरेंस है तो 1 एंगल माइनस 90 डिग्री एम्पियर। अब आपको क्या पता है? इसने कोर लॉस इग्नोर बोल दिया। अगर कोर लॉस 0 लेना है मेरे भाई तो IW भी तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है I1 क्या हो गया? I1 डैश प्लस आई म्यू, यानी 2 माइनस जे, तो मॉड I1 कितना हो गया? 2.24 एम्पियर, यानी कि C 2.24 एम्पियर। ठीक है, चलो तो आज की कक्षा यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.